वहीं अन्य की नज़र दिग्विजय जी पर पड़ती है, जो रुद्रांश के साथ खेलते खेलते थक सोफे पर बैठते हैं और अपने घुटनों को सहला रहे थे, लेकिन ध्यान पूरा रुद्रांश पर ही था। अन्य ये देख पानी का गिलास जल्दी से लिए उनकी तरफ बढ़ जाती हैं और उन्हें गिलास देते हुए डांट कहती हैं, दादाजी आप भी रुद्रांश के साथ बच्चे बन गए हैं। आपको इस उम्र में भागदौड़ नहीं करनी चाहिए थी। अब घुटनों का दर्द वापस से शुरू हो गया है ना? रुके, मैं आपके कमरे से स्प्रे ले आती हूँ। अन्य की बात सुन दिग्विजय जी उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे अन्य बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी अपने पर पोते के साथ खेल कौन सा दादा थकता है? मैं तो दिन भर उसके साथ खेल सकता हूँ। इसके साथ हंसना, बोलना, खेलना, इसमें जो मुझे सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये सुन अन्या अपना सिर हिलाते हुए एक नज़र रुद्रांश को देख कहती हैं, दादाजी वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब में आप अपनी तबीयत ना भूलिए। दिग्विजय जी रुद्रांश को देखते हुए एक दर्द में खुशी के साथ कहते हैं, तबीयत का क्या है बेटा, अब तो हर चाह पूरी हो गई है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से ऊपर कर जाकर भगवान से अब शिकायत करूँ। आखिर उसके तराजू में क्या कमी है कि इन बूढ़ी आँखों को एक में खुशी थी तो एक में आंसू। आज अगर रुद्र होता हमारे साथ तो आज हमारा ये परिवार पूरा होता और खुशियों का सिर्फ बसेरा होता, लेकिन अफसोस उसके तराजू में खुशियों के साथ गम के आंसू भी आ गए और मुझसे मेरा पोता, तुमसे तुम्हारा पति और रुद्रांश उसके पिता का साया छीन लिया। दिग्विजय जी की आंखों में नमी छा गई थी। रुद्र को याद कर, तो वहीं अन्य की आंखें आज रुद्र को याद कर कुछ सोच में पड़ चुकी थी, जैसे अब याद के साथ सवाल थे। तो दिग्विजय जी से एक्सक्यूज कर कुछ सोचते हुए किसी को मैसेज करती हैं। पार्टी में सब मौजूद थे सिवाय सारा के। इस बात को जियान भी नोटिस कर लिया था। उसने सारा को रुद्रांश के साथ वो हादसे के बाद देखा नहीं था। ये देख जियान की आंखें चढ़ गई। वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आया और चौहान मैंसन के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। सर्वेंट क्वार्टर के पास खड़ा गार्ड जियान को देख अपनी जगह छोड़ उसके सामने आता हुआ उसे ग्रीट करता है। जियान उसे देख डायरेक्ट अपने कड़क लहजे में पूछता है, सारा कहाँ है? क्या वो अपने रूम में है? सारा का नाम सुन वो गार्ड भी थोड़ा हिचक सा गया, क्योंकि जियान जल्दी किसी के बारे में ऐसे आए तो पर्सनली पूछता नहीं, और पूछता है तो उसकी आखिरी उम्मीद सी होती है। ये सोच वो गार्ड थोड़ा परेशान सा होता है, लेकिन जियान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो उसे एक तरफ इशारा कर देता है। जियान ये देख उस ओर जाता है तो एक बड़े से पेड़ के पीछे सारा जैसे दुबक के बैठी थी। रुद्रांश के साथ हादसे के बाद वो कभी डर गई थी, क्योंकि ये उसकी ही लापरवाही थी और वो अच्छे से जानती थी अन्य अपने बेटे के लिए लापरवाही करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए वो डरती सी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही थी। वहीं जियान उसे यूँ देख अपना हाथ पीछे कर बड़े फिक्र अंदाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियान की आवाज़ सुन सारा का डर से गुस्से में जम जाती है। वो सहमे हुई निगाहों से जल्दी से अपनी निगाहें उठाकर देखती हैं तो जियान को उसके पास पाकर वो अपनी आंखें मीच खुद से कहती हैं, आलतू जलालतू आई जल्लाद को सारा से 2 फीट दूर टालतू। वाहेगुरु जी, सारा की रक्षा करो। वाहेगुरु वाहेगुरु। जियान उसकी बात सुन अपने पॉकेट में हाथ डाल एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ये सुन सारा चौंकते हुए तपाक से उठती हैं और जियान के सामने रोनी सूरत बनाए कहती हैं, क्या? लेकिन क्यों? जियान उसकी रोनी सूरत देख आंखें उचकाकर कहता है, क्योंकि तुम्हें बॉस ने बुलाया है। ये सुनने भर की देर ही थी कि सारा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ये देख तो जियान दंग ही रह जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारा की कोई गलती नहीं है। सारा ने कुछ नहीं किया, सच्ची सारा ने कुछ नहीं किया। वाहेगुरु जी, सारा को बचा लो। अब तक सारा की सारी उम्र पड़ी है, कितना कुछ करना है मैनू। अच्छे सोने मुंडे नाल ब्याह कर ना है,
फिर साथ ही मेरे 10-10 खोते का पुत्र द विच सपने दी पूरी करनी है। 5 बच्चे का जिगर सुन जियान की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो ऊपर से नीचे तक सारा को देख मन में कहता है, 10 बच्चे, ये पागल हैं क्या? जियान उससे कुछ टोक पता है उससे पहले ही सारा रोते हुए अपने बच्चों तक की प्लानिंग बता चुकी थी, जिसे अब जियान को इंटरेस्टेड होने लगी। वो एक झटके में उसकी बाँह पकड़ अपनी तरफ उसके होठों पे उंगलियां रख कहता है, चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द भी बोला तो मैं अपनी गन की सारी गोलियां तुम्हारे गले में डाल दूंगा। सारा जियान की धमकी सुन सहमे से अपनी पलकें झपकाते उसे ताकने लगती हैं। जियान भी उसे इतने करीब हुए अपनी आंखें उसकी आंखों में देखने लगता है। दोनों के बीच एक अजब सी खामोशी छा जाती है। जहाँ लफ्ज़ों में खामोशी थी तो वहीं धड़कनों में शोर था। जहाँ सारा के दिल की धड़कन में हलचल सी हो रही थी तो वहीं जियान भी इस एहसास से अनजान नहीं था। आज से पहले कभी किसी लड़की के ऐसे जो करीब नहीं आया था। वो सारा की आंखों में देख जैसे आज खुद भूल रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने इस अनजानी हरकत का अंदाज़ा होता है। वो झटके से सारा को छोड़ एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर उसकी तरफ देख कहता है, जो कुछ हुआ वो एक हादसा था जिसके लिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए अपना यह नाटक बंद करो और लिटिल मास्टर के पास जाओ और अपना काम करो। और हाँ, जाने से पहले ज़रा अपना हुलिया सुधार लेना। मैं भी नहीं चाहता कि लिटिल बॉस तुम्हें देखकर डर जाए। इतना बोल जियान जाने लगता है। वहीं सारा जियान की बात सुन 2 पल सुनसी रह जाती हैं। फिर अगले ही पल वो उसके आखिरी शब्द पर गौर फरमाती हैं। जियान ने ऐसे बिना किसी भाव लिए कहा था जिससे सारा को तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो उसका मजाक बनाए वहाँ से गया। बेचारी सदमे में बस उसकी बातों पे अपना सिर हिला चुकी थी, जिसे देख जाते जाते ही जियान के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी। वो मन ही मन उसकी बातों को याद कर कहता है, 10 बच्चे, पागल, अगली बार इसके मुंह से सिलवा दूंगा या अपने कान। जब देखो रोती ही रहती हैं। न जाने बॉस ने इस डरपोक में क्या देख लिया जो इसे काम पर रख लिया। पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये सब सोच जियान खुद का सिर झटक देता है। वहीं दूसरी तरफ बेदी मैंसन, एक लड़की गुस्से में इधर उधर घूमते हुए किसी को ढूंढ रही थी। तभी वो वहाँ से गुजरते हुए एक नौकर से पूछती हैं, तुमने सिद्धार्थ को देखा? कमरे में नहीं है वो। नौकर हाँ में सिर हिलाए हुए उसे कहता है, हाँ मैडम, वो बाहर बैक गार्डन एरिया में है सुबह से। ये सुनो लड़की जल्दी से उस ओर चल देती है और वहाँ पहुँच गुस्से में भड़कते हुए अंदाज में कहती है, सिद्ध, तुम मुझे बिना बताए कल बाहर गए थे? ये सुन सिद्धार्थ शांति से एक बुक पढ़ रहा था। वो उसकी बात सुन काफ़ी सीरियस निगाहें ले पूछता है, हाँ गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ चीज़ लेनी थी, जल्दी आने में भूल गया था, वही लेने गया था। नित्य उसकी निगाहों में सीरियस देख खुद को एक लंबी सांस में नॉर्मल कर कहते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हम कल ही यहाँ आए हैं और तुम्हारे लिए ये जगह थोड़ी नई है तो बस चिंता थी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? ये सुन सिद्धार्थ उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए अपनी बुक के पन्ने पलटते हुए कहता है, मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ नित्या, जो तुम मेरी मम्मी बनकर मेरी फ़िक्र करोगी। फ़िक्र करना है तो अपने डैड की करो, उन्हीं के लिए हम आए हैं। सिद्धार्थ के लहजे में रूखापन देख नित्या अपने लहजों में शर्मिंदा भाव लिए उसका हाथ पकड़ कहती है, सिद्ध, तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो। आई एम सॉरी, आई नो, मेरी गलती है। तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे, मैंने खामखा तुम्हें गलत समझ लिया। इनफैक्ट तुमने सही किया मुझे वापस अपने डैड के पास लाकर। सच में मुझे उनकी हालत देख अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। सॉरी। नित्या की बात सुन सिद्ध अपना बुक साइड रख देता है और उसके हाथ को देख कहता है, सॉरी मुझे नहीं, अपने डैड और मॉम को कहो। अगर तुम उनके कहने पर पहली बार में ही आ जाती तो कम से कम सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। इतना बोल वो अपने टेबल से कॉफ़ी का मग सिप लिए काफ़ी बेफिक्री से कहता है, वैसे मुझे अब तक समझ में नहीं आया तुम इंडिया वापस आने से इतना डर क्यों रही थी?
आई मीन मुझे तो यहाँ आकर सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। न जाने तुम किस चीज़ से डर रही हो। नित्या सिद्ध की बात सुन खामोश लफ्जों में बस एकटक उसे देखती हैं, फिर मन में खुद से कहती हैं, डर मुझे इस देश से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों से है, और ख़ासकर अपने डैड, क्योंकि जैसा वो चाहते हैं अगर वो हुआ तो शायद डैड जीत भी जाए लेकिन उनकी बेटी हार जाएगी। नित्या को खुद को यूँ देख, एक गहरी सोच में डूबा देख सिद्ध उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहता है, कहाँ खो गई। नित्या उसके ऐसे करने पर अपने सेंस में वापस आती है तो सिद्ध पूछता है, तो तुमने क्या फ़ैसला लिया है? तुम अपने डैड की मदद करोगी? नित्या उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ मैं करूँगी डैड की अभी ऐसी कंडीशन है कि वो और स्ट्रेस झेल न पाए, और हमारी कंपनी की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी वीक है। हमारे जो राइवल कंपनी, उन्होंने हमसे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए हैं और डैड को जैसे चारों तरफ से जकड़ने के इरादे में हैं। सिद्ध उसकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। वो उसकी बात सुन सीरियस अंदाज में कहता है, मैंने सुना है राइवल कंपनी की ओनर एक लेडी है और काफ़ी पावरफुल एंड कैपेबल हैं, और उसने ही तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैड की कंपनी की ये हालत की है, एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दावेदार हैं। ये सुन नित्या थोड़े से आश्चर्य से कहती हैं, तुम्हें कैसे पता? आई मीन अभी तक तो मुझे अच्छे से नहीं पता, और तुम्हें तो बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है ना? देन सिद्ध हल्का हंसते हुए कहता है, हाँ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन न जाने क्यों बट मुझे ये लेडी इंटरेस्टिंग लगी। नित्या सिद्ध की बात सुन अवाक सी एक झलक उसे देखती ही रह जाती है। सिद्ध उसका चेहरा देख मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी, मैंने बस कहा है इंटरेस्टिंग लगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे ही नी डाउन प्रपोज करने जा रहा हूँ। तुम लड़कियाँ भी ना छोटी छोटी बातों पर कितनी सीरियस हो जाती हैं। उसकी बात सुन नित्या थोड़ी नाराज़गी लिए उसके बाजू पर मारते हुए कहती हैं, और ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती हैं, वेरी फ़नी। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जाती हूँ ताकि सिचुएशन संभालने का सोच सकूँ। उसकी बात सुन सिद्धार्थ भी अपने चेयर से खड़ा होता हुआ कहता है, मिस नित्या बेदी, मैं यहाँ रेस्ट करने नहीं आया हूँ। ये सुन नित्या की आंखें हल्की सी छोटी होती हैं कि सिद्ध उसके एक्सप्रेशन को देख अपनी बात को संभाल हंसता हुआ कहता है, आई मीन रेस्ट करना होता तो वहाँ भी कर लेता, यहाँ आकर टिकट का पैसा क्यों बर्बाद किया? चलो मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी चलता हूँ तुम्हारी हेल्प करने। इतना बोल सिद्धार्थ आगे बढ़ता है कि नित्या उसके इस बदले अंदाज पे कुछ परेशान हुए उससे देखती हैं। फिर जल्दी से उसके पास बढ़ कहती हैं, सिद्ध इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वजह से अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हो? तुम्हें ऑफिस से रिलेटेड वर्क तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी नित्या के ऐसे एक्सप्लेशन सुन सिद्धार्थ अपने कदम रोक उसकी तरफ देखता है, फिर उसके हाथों को अपने हाथों में थाम एक सुकून भरी आवाज़ में कहता है, नित्या आई नो तुम मेरी परवाह है, जिसके लिए तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, लेकिन अब बारी मेरी है। रिश्ता क्या सिर्फ तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं? वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ दे सकता हूँ ना। तुम चिंता मत करो, मुझे इस बारे में कोई परेशानी नहीं। वैसे भी जब तुम्हारे डैड मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? ये सुन नित्या हैरानी से कहती है, क्या मतलब? डैड ने मुझे कहा, लेकिन कब? नित्या की बात सुन उसके नाक को अपने एक उंगली से टच कर मुस्कुरा कर कहता है, अब क्या कैसे, ये छोड़ो, अब चलो हम बहुत कुछ करना है। इतना बोल सिद्धार्थ नित्या का हाथ पकड़ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आज रुद्रांश का जन्मदिन था। सबने बहुत मस्ती की और ये दिन हंसते खेलते कब कैसे बीता आज इसकी किसी को खबर ही नहीं रही। सांची रुद्रांश के कमरे के बाहर खड़ी और काफ़ी परेशान निगाहों से कमरे के अंदर देख रही थी। तभी अन्या उस ओर आते हुए सांची को यूं परेशान देख उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती हैं, क्या हुआ सांची? कमरे के बाहर इस तरह क्यों खड़ी हो? सांची अन्या की बात सुन उसकी तरफ पलटी और उसकी तरफ
बेचारों सा मुंह बनाकर कमरे के अंदर देखने का इशारा करती हैं। अन्या भी उसके ये कहने पर अंदर झांकती है तो सामने का नज़ारा देख मुस्कुरा देती हैं और अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ा देती हैं। सांची भी अन्या के पीछे पीछे आ जाती हैं। सामने देख परेशान स्वर में कहती हैं, भाभी ये क्या है? मुझे तो लगता है सुबह तक मुझे अंश के लिए नया बेड खरीदना पड़ेगा। ये सुन अन्या एक नज़र बेड की ओर देखती है जहाँ एक छोटे से बेड पर सब हरा तिश्ता एक दूसरे के ऊपर, जैसे रेहान सो रहे अभय तविश रुद्रांश सो रहे थे। रेहान के पेट पर रुद्रांश सुकून से सो रहा था तो वहीं उसके आजू बाजू सूर्य और अभय रुद्रांश से लिपट सो रहे थे। तो तविश सबके बीच घुसने के चक्कर में आधा बेड पे लटक कर सो रहा था। अन्या उन सबका ऐसा सोने का तरीका देख मुस्कुरा देती हैं। अन्या को हंसता देख सांची भी उन सबकी हरकत पे हंसते हुए कहती हैं, भाभी सच्ची मुझे कभी नहीं लगा था ऐसा कुछ मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। इस घर में तो कितने आरामदायक कमरे हैं, बेड हैं, लेकिन देखिए सब आज कैसे सब छोड़कर यहाँ सो रहे हैं। सच्ची भाभी आपने सही कहा था। अगर मैं अपने डर से बाहर निकल रेहान की मोहब्बत नहीं अपनाती तो शायद ये अनोखे पल कभी नहीं देख पाती और काफ़ी कुछ मिस भी कर देती। इतना बोल अन्या की तरफ बड़े प्यार से उसे साइड हक कर कहती हैं, थैंक यू भाभी। अन्या उसकी बात सुन अपनी आंखें उचकाते हुए बड़े नरम भाव लिए कहती हैं, सांची अपनों का कभी शुक्रिया नहीं करते और अगर तुम मुझे अपनी नहीं मानती तो मुझे भाभी भी मत कहना। सच्ची। सांची उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ उसे सॉरी का इशारा करती हैं तो अन्या मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेती हैं। फिर दोनों एक नज़र सामने देख अन्या कुछ इशारा करती हैं जिससे सांची समझ हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से तकिए ले आती हैं और कुछ बेड के नीचे तो कुछ सबके सिर के नीचे लगाती हैं। अन्या सबको ब्लैंकेट उड़ाकर दोनों आराम से कमरे से बाहर निकल जाती हैं। सांची अन्या को अपने वर्क रूम की तरफ बढ़ाते हुए देख पूछती हैं, भाभी आप वर्क रूम में क्या करने जा रही हैं? आप आराम नहीं करेंगी? ये सुन अन्या एक नज़र अपने हाथ में बंदी घड़ी को देख कहती हैं, नहीं, वो बस कल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग है, इसीलिए सोचा एक बार अपडेट चेक कर लो। तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं अपना काम ख़त्म कर सो जाऊंगी। सांची अन्या की बात कहती हैं, ठीक है भाभी, मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए जाने लगती हैं कि फिर रुक जाती हुई सांची को टोक कहती हैं, सांची कल मुझे जल्दी निकलना है, उसके बाद शायद 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़े, इसीलिए। सांची अन्या की बात सुन मुस्कुराकर उसके बाद बीच में काट कहती हैं, डोंट वरी भाभी, मैं अंश को संभाल लूँगी और समझा भी दूँगी, आप चिंता मत करें। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में से हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। अन्या अपने वर्क रूम में आती अपने चेयर पर बैठ अपना सिर चेयर पर टिकाए जैसे कुछ सोचने लगती है। उसके जहन में इस वक्त रुद्रांश की बातें गूंज रही थी, मम्मा मैंने डैडी को देखा। अन्या अपने बेटे को जानती थी कि उसका बेटा इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, वो भी अपने डैडी को लेकर, और साथ ही रुद्रांश की आंखों में चमक अपने डैडी के जिक्र पे वो अन्या को कहीं से भी झूठी नहीं लग रही थी। ये सब सोचकर अन्या का दिमाग और दिल एक ही बात पे इशारा करता है, अगर रुद्रांश की बात सच है तो क्या होगा। ये सोचते अन्या सदके में आ जाती है और जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और जियान को कॉल करती है। 1-2 रिंग पे ही जियान कॉल उठा लेता है। अन्या पिच होते ही तुरंत पूछती है, जियान मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ? वहाँ की CCTV फुटेज मिला? जियान अन्या की बात सुन कहता है, यस बॉस, मैंने वो फुटेज आपके टेबल के ड्रॉर में रख दिया है और मैंने पर्सनली भी चेक किया है। लिटिल मास्टर के साथ हुआ हादसा एक नॉर्मल इंसिडेंट था, वो बस भाग रहे थे और उन्हें चोट लग गई थी। आप चिंता मत करिए बॉस, मैंने लिटिल मास्टर की सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम कर रखा है। जियान की बात सुनते ही अन्या अपना डोर खोल उस पेन ड्राइव को निकालती है
और उसे देख अपने मन में कहती है, अगर रुद्रांश ने जो कहा उसमें सच्चाई है तो शायद अब मुझे किसी बात का डर नहीं। इतना बोल अन्या जियान को कॉल कर जल्दी से उस फुटेज को अपने लैपटॉप में लगा चेक करती हैं। कुछ टाइम फुटेज देखने के बाद अन्या की नज़र उस पॉइंट पे जाती है जहां रुद्रांश भागते हुए गिरा था और किसी को पुकार रहा था। अन्या फुटेज में उस बड़े ध्यान से उसे देखती हैं। उस शख्स को देख अन्या की जैसे एक पल को सांस थम जाती है। अगली सुबह नित्या एक ऑफिस के बाहर खड़ी थी। सामने देख जैसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। वो एक गहरी गहरी सांस भर रही थी कि तभी कोई उसके बगल में खड़ा होके काफ़ी बेफिक्र से कहता है, रिलैक्स नित्या, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे अपने एग्ज़ाम से डरते हैं। तुम अब बच्ची नहीं हो, ग्रो अप एंड लेट्स गो। नित्या सिद्धार्थ की बातें सुन उसे अपने घबराहट छुपाते हुए कहती है, नो सिद्ध, मैं डर नहीं रही हूँ, बस ऐसा पहली बार है। मैं अपने डैड की जगह अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ी प्रिपेयर हो रही थी। वैसे तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। नित्या की बात सुन सिद्ध अपना हाथ उठाए कहता है, नॉट अगेन नित्या, हम घर ऑफिस हर जगह डिस्कस कर चुके हैं और मैंने हर बार कहा है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इस प्रोजेक्ट में भी साथ हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे भागने की जगह अपने साथ रखने की आदत डाल लो, फ्यूचर के लिए आसानी होगी। अब चले। इतना बोल सिद्ध एक स्माइल दिए आगे बढ़ जाता है। नित्या उसकी बात सुन उसे देख मन में कहती है, आदत तो बन चुके हो तुम मेरी सिद्ध, और मैं अपनी आदत कभी नहीं बदलूंगी, चाहे जो हो जाए। नित्या अपनी बात कह अपने मन को शांत करती है और सिद्धार्थ के साथ आगे बढ़ जाती हैं। एक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर काफ़ी मीडिया की सारी भीड़ जमा थी, क्योंकि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होने वाला था, जिसे लेने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां अपने अपने दबदबे धरने वाली थी। ये आम प्रोजेक्ट नहीं था, इसीलिए इसे रिलेटेड इंतजाम भी काफ़ी पुख्ते किए हुए थे। सारे बिजनेस रिलेटेड वर्ड को इस प्रोजेक्ट के बस अनाउंसमेंट होने की देर थी, जिस बात की मीडिया वाले लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतने ही इस प्रोजेक्ट को मिलने की उम्मीद। यही उम्मीद लिए सब बिजनेसमैन अपनी अपनी तैयारी के साथ वहां आए थे। मीडिया अपने रिपोर्टिंग करते हुए कहती हैं, ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट आ गए, बस अब इंतज़ार है तो इस फील्ड की सबसे बड़ी दावेदार पार्टी का। वो कोई और नहीं, चौहान इंडस्ट्री है। जी हाँ, सही सुना, चौहान इंडस्ट्री से जीत पाना आज तक नामुमकिन सा हुआ करता है, और पिछले 2 सालों में चौहान इंडस्ट्री भी प्रोजेक्ट में अपनी कदम रखे उनको झोली में जा गिरे। मिसेस चौहान भी अपनी लेट पति मिस्टर रुद्र राय चौहान के जैसी बहुत जिद्दी हैं, इसलिए आज ये युद्ध काफ़ी टफ होने वाला है सबके लिए। तभी वहाँ अन्य की कार की एंट्री होती है, जिसे देख मीडिया उसका एक इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन अन्य के गार्ड्स और वहाँ की सिक्योरिटी उसे अन्य तक पहुँचने नहीं देते। अन्य की कार सीधा गेट पर रुकती है। जियान सबसे पहले निकल आसपास नज़रें घुमाकर सब चेक करता है, फिर अन्य के लिए पीछे का दरवाज़ा खोलता है। अन्य अपनी कार अपने रौबदार अंदाज से बाहर निकलती है। आज अन्या ने वाइट कलर कोट पहना हुआ था और साथ ही बोल्ट चेन जैसी नेक पीस पहना हुआ था और साथ ही हाथों में घड़ी, चेहरे पर सनग्लासेस, होठों पर हल्की न्यूड लिपस्टिक। लुक सिंपल था, बट सिंपलिटी के साथ अपने इस बॉसी पर्सनालिटी में वो आज सबसे अपनी छाप छोड़ने के लिए काफ़ी थी। उस कंपनी का मैनेजर खुद अन्या के लिए स्पेशल अन्या का वेलकम करने आया था। वो अन्या की तरफ एक बुके बढ़ाकर काफ़ी रेस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाकर कहता है, वेलकम मैम, हमारे बॉस आपका इंतज़ार कर रहे थे। अन्या उसे देख अपना सिर झुका हल्का सा हिला जियान को इशारा करती है। जियान उस बुक्के को लिए साइड कर देता है। अन्या अपने कदम आगे बढ़ाती है। अन्या के पीछे जियान और अमन दोनों ही चल रहे थे।
उस कंपनी का मैनेजर अन्या के साथ चलते हुए काफ़ी अदब से पूछता है, मैम सर आपसे मीटिंग के पहले मिलना चाहते हैं। तो क्या आप? वो आदमी इतना ही कहता है कि अन्या उसे अपनी एक उंगली दिखा रोक अपने कदम बिना रोके बेपरवाही से कहते हैं, कह दो अपने बॉस से अगर उन्हें पर्सनली मिलना है मुझसे तो अपॉइंटमेंट ले आए और जो बाकी बातें हैं वो अब मीटिंग रूम में ही होगी। गॉट इट। इतना बोल अन्या वहाँ से चली जाती है तो वहीं वो मैनेजर बस वहाँ खड़ा भूत बन रहा जाता है, क्योंकि अन्या के शब्दों के आगे कुछ कहने की हिम्मत उसमें क्या इस बिजनेस वर्ल्ड में अभी किसी के पास नहीं है। अन्या अपने कदम बढ़ाते हुए अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटो चेक करते हुए जियान से कहती हैं, जियान इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आदमी का क्या हुआ? क्या किसी भी फुटेज में उस आदमी का फेस तुम्हें क्लियर हुआ? जियान ये सुन नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नो बॉस, उस आदमी ने जिस तरह की हुंडी पहन रखी थी कि हर सीसीटीवी फुटेज की भी उसका फेस क्लियर शो नहीं हो रहा है। ऑल फुटेज ऊपर से कैप्चर की गई है, लेकिन हमने उस आदमी के बारे में अच्छे से पता किया जिसने वो कार यूज़ की थी, जिसके ओनर का पता चल गया है। ये सुनते ही अन्या के कदम रुक जाते हैं। वो अपनी नज़रें अपने फ़ोन से हटा जियान पर डालती हैं और अपने सनग्लासेस निकाल उसे बेचैन नज़रों से देख पूछती हैं, क्या कौन है वो? जियान अन्या के एक्सप्रेशन एक पल को खामोश सा हो गया, क्योंकि 3 साल में अन्या की आंखों में किसी के लिए उसे कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो थोड़े उचकता हुआ अन्या को देखता है कि अन्या पैसेनल्स हुए थोड़े ऊंचे स्वर में पूछती है, जियान मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन है वो? जियान अन्ना का बदला बिहेव देख न समझी में कहता है, बॉस मिस्टर राजवेंद्र बेदी। ये सुन अन्या के एक्सप्रेशन हैरानी के साथ ऐसे होते हैं कि जैसे उसने इस नाम की तो कल्पना भी नहीं की थी। वो अपने इस बात को श्योर करते हुए दोबारा पूछते हैं, आर यू श्योर कार मिस्टर बेदी की थी? अन्या का यूँ जियान के बात पे आज यूँ शक जताना जियान को एक के बाद एक शौक देता है। वो जल्दी से अपनी बात में हामी भरते हुए कहता है, यस बॉस, आई 100% श्योर। मैंने वो डिटेल 2 बार चेक की है और साथ ही मैंने आपको डिटेल मैसेज भी की है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जियान की बात सुन अन्या जैसे मन ही मन थोड़ी निराश हो जाती है। वो मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रुद्र के हल्की सी आहट से ही अन्या का दिल बेचैन सा हो गया था। वो बस चाहती थी कि अगर कहीं से उसका वो बुरा ख्याल झूठा साबित हो जाए तो पीछे नहीं हट सकती थी। रुद्रांश की बातें, उसकी खुशी, उसकी आंखों की वो चमक अन्या झुठला भी नहीं पा रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक तिनके भर की सही लेकिन आस जरूर जगी थी, पर अफसोस अब उसे वो आस भी डूबते नजर आ रही थी। ये सब सोच अन्या अंदर से मायूस तो होती है, लेकिन बाहर से खुद को भी ज़्यादा सख्त बना वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी मुट्ठियाँ बीच अपने उसे कड़क अंदाज में वापस आते हुए उन्हें चलने का इशारा करती हैं। रुद्र की एक आहट ने अन्या को इतना बेचैन किया था, न जाने अगर वो सामने आ जाए तो क्या अन्या खुद को संभाल पाएंगी। उसका जवाब अब वक्त ही देगा। अन्या जैसे मीटिंग हॉल के दरवाजे की तरफ आती है तो वहाँ खड़े स्टाफ अन्या को ग्रीट करते हुए अंदर जाने का इशारा करती है। अन्या जैसे मीटिंग हॉल में कदम रखती है, न जाने क्यों पर उसे एक जानी पहचान एहसास छू जाता है। उसका दिल उस स्वर में धड़कता जैसे धुन को वो 3 साल पहले खो चुकी थी। कितने ही दूर दूर हो हम दोनों के रास्ते मिल जाते हैं, जो बने एक दूजे के वास्ते। इस धुन के शब्द जैसे आज अन्या के कानों में गूंज से रहे थे। वो एहसास जिसे वो अपनी सांसों में हर वक्त महसूस किया करती थी, आज फिर उस एहसास ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। ये महसूस करते ही अन्या में दिल धड़कना, सांसों में सब एक नाम था जो अब उसके होठों पे थिरक गया था, रुद्र। जैसे दिल है धड़कन है एक दूजे के वास्ते, जैसे आँख या दर्पण है एक दूजे के वास्ते, जैसे बरका सावन है एक दूजे के वास्ते,
एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। अन्या रुद्र का नाम लिए बेचैन हुए अपनी तरसती आंखों को उठाकर इधर उधर देखती हैं, पर उसकी तलाश मुकम्मल हो पाती कि उससे पहले वहाँ के और भी बिजनेसमैन सब अन्या को देख उससे बातें करने उसके पास आते हैं और उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने लगते हैं। अन्या का तो दिल उस बातों पे था ही नहीं, बस वो आंखों ही आंखों में इधर उधर दौड़ा कर आसपास देख रही थी। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, दोनों में एक नाम लिखा, एक राधा एक श्याम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं, मिलते हैं और पिछड़ते हैं एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे जैसे धुन के बोल थे, आज अन्या भी उस धुन को महसूस जैसे अपने हाल ए दिल को जी रही थी। वो उस बिज़नेस की बातें बिना तवज्जो दिए उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई आगे बढ़ जाती है और बेचैन हुए हॉल में इधर उधर ताकने लगती है। अन्या का हाल जियान और अमन से आज छुपा नहीं था। अमन अन्या को यूं देख जियान से पूछता है, जियान यार आज बॉस को क्या हो गया है, वो इतनी बेचैन क्यों है? मैंने पिछले 3 साल उन्हें किसी भी सिचुएशन में ऐसे बेचैन नहीं देखा। क्या उनकी तबीयत ठीक है? जियान अमन की बातों पे गौर फरमाए हुए गंभीर स्वर में कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह बॉस उस आदमी से रिलेटेड बात कर रही थी, कोई तो बात है। अमन सोचता हुआ कहता है, सच कहूँ तो पिछले 3 साल में बॉस के साथ काम कर और पिछले 4 साल से उन्हें जानकर मुझे अब बस अभी इतना समझ आया है कि बॉस की बेचैनी की वजह शायद कोई ऐसा है जो उनके लाइफ में बहुत खास है। यह सुन जियान तुरंत कहता है, बॉस की लाइफ में अब तो बस 2 ही खास हैं, एक चौहान परिवार और दूसरा लिटिल बॉस। अमन उसकी बात सुन थोड़ी मायूसी में छोटी मुस्कान के साथ बड़ी गहराई से कहता है, तुमने तो एक खास इंसान का नाम लिया ही नहीं, हमारे रुद्र बॉस। वो रहे या ना रहे, लेकिन बॉस के लिए वो अब तक सबसे पहले नंबर पर आते हैं। जियान उसकी बात सुन खामोश हो जाता है। तो अन्या पूरे हॉल में नज़रें 10 बार दौड़ा चुकी थी, पर अब तक उसे कोई ऐसा नहीं दिखा, या यूं कहें दिख कर भी नहीं दिखा। अमन अन्या के पास आता हुआ पूछता है, बॉस आर यू ओके? अमन के पूछने पर अन्या खुद को संभालते हुए अपने बेक हथेली को अपने होठों पर टप करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अमन यह सुन आगे की सीट की ओर इशारा करते हुए कहता है, देन बॉस चले, मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है और हमारी सीट वहाँ है। अन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला चलने का इशारा करती है। अमन आगे था इसीलिए वो आगे चल रहा था। अन्या धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए अपने दिल पर हाथ रख कहती है, अन्या क्या कर रही है तू? संभाल खुद को। रुद्रांश की बातों को सच मान, अपने वहम में क्यों जीना चाहती है? रुद्र जा चुके हैं तुझे छोड़कर, वो कभी लौटकर नहीं आ सकते तुम्हारी लाइफ में, इसीलिए ये पागलपन छोड़, संभाल खुद को। अन्य अपनी बात कहते हुए अपने मन को करा करती हैं ताकि वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर सके। अन्या नीचे देख अपने मन को तसल्ली देती है, फिर एक गहरी सांस ले जैसे ही अपना सिर उठाकर आगे बढ़ती है कि तभी उसकी टक्कर एक अनजान शख्स से होती है जिसके हाथों में पानी की बोतल था, जिसका ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा पानी अन्या के छलककर अन्या के आँखों के साथ उसके कपड़ों पे गिर गया। ये देख अन्या अपनी आंखों को बंद कर अपनी उंगलियों से पानी पोंछती है। वो सामने खड़ा शख्स अपनी हरकत पे शर्मिंदा हुए अन्या को जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल पकड़ाता हुआ कहता है, आई एम सॉरी मिस, मैंने आपको देखा नहीं। अन्या जो उसके सॉरी पे इट्स ओके कहने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ सुन वो हैरानी से अपनी आंखें खोल सामने खड़े उस शख्स को देखती हैं और जैसे 2 पल के लिए उसकी दुनिया थम सी जाती है। उसे तो जैसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसके होठ हैरानी और कपकपाहट के भाव में जम से जाते हैं। न आंखें खुली न होठों ने कुछ साथ दिया, बस दिल की धड़कन अपने गूंज में बस एक ही नाम लेने को बेकरार थी, रुद्र। सामने खड़ा शख्स अन्या का यूँ भाव देख अपनी आंखों को उचकाते हुए कहता है, हेलो मिस,
यू आर ओके? अन्य उसका सवाल कुछ सुन नहीं पाती, बस अपने बौखलाए में बस उसके चेहरे को ही ताकती रह जाती है। वो चेहरे जिसे वो पल देखने की चाह रखती थी, वो चेहरे जिसे उसकी सुबह होती थी, जिसे देख रात करती थी, जिसे देखने भर से उसके होठों पे मुस्कान और दिल में सुकून की बरसात होती थी। बल चेहरे को इंसान आज अन्या के सामने खड़ा था। इस बात का यकीन अन्या अपने आंसुओं से भी कर पा रही थी। उससे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या दुखी। बस इतना चाहती थी कि वो बस अब टूट जाए, उन बाहों में टूट जाए। अन्या जैसे अपने जज्बातों की बेड़ियां तोड़ आगे बढ़ती हैं कि तभी एक लड़की उस शख्स के पास आते हुए उसकी बाहों में हाथ डाल कहती है, सिद्ध कहाँ रह गए थे तुम? कब से वेट कर रही थी? वह शख्स और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नित्या की बात सुन अन्या की तरफ इशारा कर कहता है, मैं बस आ ही रहा था। वो बस इस लेडी से टकरा गया और पानी इनकी आंखों में गिर गया। ये सुन नित्या अपनी नज़रें सामने घुमाती है तो अन्या को वहाँ खड़ा देख नित्या की मुस्कान कुछ फीकी सी पड़ जाती है। अकस्मात ही उसके मुंह से निकलता है, अन्या राय चौहान। अन्या का नाम सुन सिद्ध भी उसकी तरफ बड़े क्यूरियस निगाहों से देखता है। अन्या का ध्यान तो एक पल भी सिद्ध के चेहरे से हटा नहीं था। दोनों की आंखें मिल रही थी, एक की आंखों में बेचैनी तो दूसरे की आंखों में सुकून। वही नित्या उनकी आंखें मिलते देख जल्दी से आगे आते हुए अपना हाथ बढ़ा कहती है, हेलो मिसेस चौहान, माई सेल्फ नित्या बेदी, राजवेंद्र बेदी की बेटी, एंड ही इज़ माई हस्बैंड सिद्धार्थ रहेजा। नाइस टू मीट यू। नित्या की बात सुन अन्या को दुगना शौक लगता है। वो मन में दोहराती है, सिद्धार्थ रहेजा हस्बैंड। अन्या कुछ कह पाती कि उससे पहले ही मीटिंग स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट होता है, जिसकी वजह से नित्या अन्या से एक्सक्यूज़ किए सिद्धार्थ को अपने साथ ले चली जाती है। अन्या वापस से बेचैन हुए बस सिद्ध को एकटक देखने लगती है। इस वक्त वो खुद को ब्लैक महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ हो ही ना। बस एक धुन के आखिरी बोल उसके कानों में गूंज रहे थे, हम दोनों एक जान हैं, दो दिल एक अरमान हैं। लेकिन अब इस मोड़ कर देखें, दामन छोड़कर हर वक्त का ये फैसला हम तुम हो जाए जुदा, मांगे खुशियों की दुआ, एक दूजे के वास्ते मांगे खुशियों की दुआ। सिद्ध भी जाते जाते अन्या को पलटकर जरूर देखता है। न जाने उसकी आंखों में क्या था जो उसके दिल को अन्या को पलटकर देखने के लिए मजबूर कर दिया। मोहब्बत में मिलना बिछड़ना तो अलग बात है, लेकिन मिलने की उम्मीद न होकर जीना और फिर वक्त का फिरना वापस मिलना एक अलग। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या करेगी अन्या रुद्र के अक्स में सिद्ध को देखकर? और अगर सिद्ध ही रुद्र हैं तो क्या वो क्यों दूर है अपने परिवार से?